Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. I am Shahzad Wahid and I am your biology teacher. And we have started chapter number 13 and today we want to discuss about what? The respiration in birds. और इसके लिए क्या कुछ स्टडी किया जा सकता है? Let's move to the whiteboard. Hi my dear doctors. हम स्टार्ट करने वाले हैं what respiration in birds. और कल की तरह से मैं दोबारा से आपके लिए ये लिख रहा हूँ चीज़ कि हमारे पास क्या प्रेजेंट था, वेरी वेल, वर्टिब्रेट्स। और ये जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनकी हम लोगों ने 5 क्लासेस लिखी थी आप लोगों के लिए, राइट। वन ऑफ देम वाज पाइसेस, अदर वन वर एम्फीबियंस, हम लोगों ने कल इनकी बात की थी, राइट। फिर आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट क्लास, दैट इज अ रेप्टाइल। अनफॉर्चुनेटली रेप्टाइल्स के बारे में आप लोगों की बुक बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल नहीं बता रही है कि रेप्टाइल रेस्पिरेशन कैसे होती है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू एव्स, एंड एव्स इंक्लूड बर्ड्स। एंड फाइनली वी शैल डिस्कस अबाउट लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। हम अहसन तक़वीम यानी मैमल के बारे में बात करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे। लेकिन टुडे वी वांट टू डिस्कस अबाउट एव्स। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोग एव्स की बात करें तो जाहिर है इनका डायग्नोस्टिक फीचर क्या है। नंबर 1, दे हैव गॉट फेदर्स। इनके पास फेदर्स होते, ये इनका पहला फीचर है। नंबर 2, दूसरी बात यह स्टूडेंट्स कि दे आर वार्म ब्लडेड। ये मैमल्स के अलावा ये सिर्फ दूसरा ग्रुप है जो कि वार्म ब्लडेड है, राइट। ये वाली बात मैंने इसलिए की कि मैं आपको डायग्नोस्टिक फीचर बताऊं, और ये वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इन ऑर्गेनिज्म की ये वाली एबिलिटी पता चले कि हाउ दीज ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस लॉट मोर एनर्जी दैट इज मोर देन सफिशिएंट देन देयर ओन डिमांड and they are able to sustain it, right। तो हम इन इसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि दीज ऑर्गेनिजम्स लैक डायाफ्राम। इनके पास डायाफ्राम नहीं होता। और आपको पता है ना कि डायाफ्राम क्या था, एक मस्कुलर शीट थी दैट वाज बेसिकली डिवाइडिंग your trunk into 2 regions. One of them was, आपकी बात कर रहा हूँ, क्या था, thoracic region जिसमें हमारे lungs प्रेजेंट होते हैं, and other one was abdomen जिसमें ज़ाहिर हमारे stomach and other viscera प्रेजेंट होता है। तो इसमें डायाफ्राम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है जितना एफिशिएंट हमारा है in the terms of capability of inhalation and exhalation, but still we consider them as the most fit organism in the terms of their respiration, right। So देखते हैं कि उनके अंदर और कौन कौन से फीचर्स हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा सुपर्ब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। सबसे पहली बात माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इन ऑर्गेनिज्म के पास क्या प्रेजेंट है, रिजिड लंग्स। हमारे लंग्स जो हैं वो स्पॉन्जी हैं, लेकिन इनके लंग्स रिजिड होते हैं, right, they cannot undergo some sort of compression and relaxation। नंबर दूसरी बात मेरे पास ये है कि these organism they normally rely on rise and fall of sternum, right। अब ये sternum के ऊपर, या आप थ्रेसिक केज कह सकते हैं कि उसके इंक्रीज, उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पे बिलीव रख रहे होते, राइट। कि अगर इनकी जो थ्रेसिक कैविटी अब एक्सपैंड करेगी तो ज़ाहिर सक्शन डेवलप होगी, और अगर वो उसको कंप्रेस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, एक्सपायरेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स बात ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास बड़े स्पेशल किस्म के लंग्स हैं। दे हैव गॉट वेरी स्पेशल लंग्स, और मैं इन्हें स्पेशल लंग्स इसलिए बोल रहा हूँ कि दे आर नॉट मेड अप ऑफ व्हाट,
alveolar structure. Rather, they are made up of very fine tubes. They are made up of very fine tubes, right? और in particular tubes को हम एक specific नाम देते हैं और वो नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? पैराब्रोंकाई, राइट? तो ये किसके बने होते हैं स्टूडेंट्स? पैराब्रोंकाई के बने होते हैं, पैराब्रोंकाई। ये पैराब्रोंकाई वो साइट्स हैं कि दोज आर एनालॉगस टू आर एल्वियोलाई, मींस दे आर द साइट फॉर exchange of gases. They are the site for exchange of what? Gases. So parabronchi are analogous or similar to your alveoli. फिर इसके बाद आपने याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाले स्पेशल लंग्स तक ही एयर कन्फाइन नहीं रहती, बल्कि ऑथर ने क्या किया हुआ है, इनको एक और एबिलिटी भी दी है। वो क्या कि इनके लंग्स के साथ 9 एयर सैक्स लगा दी, 9 एयर सैक्स लगा दी, राइट? इनमें से जो 4 हैं वो पेयर्ड है। जो 4 हैं स्टूडेंट्स वो कैसी हैं? पेयर्ड। तो कितने हो गए? 4 2s are 8। तो 4 2s मेरे पास क्या हो गई? 8 एयर सैक्स, तो यही हो गई। बहुत सी बुक इसको 10 ही रिपोर्ट करती है, यानी कि जो नौवीं है वो बेसिकली स्टार्ट में 2 ही थी लेकिन बाद में फ्यूज हो गई। तो बहुत सी बुक इसे क्या लिख रही है? 5 पेयर, और बहुत सी बुक लिखती हैं 9 एयर सैक्स। लेकिन बहरहाल हम इसको यूं कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ये एक है लेकिन ये भी 2 चेंबर पे कंसिस्ट कर रही है, तो बहरहाल ये कितनी हो गई मेरे पास? टोटल 9 एयर सैक्स हो गई। टोटल कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 9 एयर सैक्स हो गई। अब आप लोगों की एफएससी के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से नॉट ओनली आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप लोगों के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? पोजीशन, कि ये वाली एयर सैक्स इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कहां कहां लोकेट करती हैं। तो आए उसके लिए हम इस पर्टिकुलर इमेज को देख रहे हैं। लुक एट दिस इमेज, और दिस इज इमेज ऑफ अ बर्ड, और मैंने ये बोला था कि इसके अंदर हमारे पास क्या है? 9 एयर सैक्स हैं। हम लोगों को बेसिकली उसकी पोजीशन की लिस्ट बनानी है, वो हम नेक्स्ट बोर्ड में बनाएंगे। यहाँ हम इनकी पोजीशन को देख रहे हैं। तो लुक एट दिस वन, दिस पर्टिकुलर एयर सैक इट इज लाइंग एट द एंटीरियर मोस्ट पोजीशन, सबसे आगे है। एंटीरियर का मतलब आपको याद है ना, आगे वाला। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाइकल, बिकॉज इट इज लाइंग इन द रीजन ऑफ नेक। तो जहां कहीं भी आप सर्वाइकल और सर्विकल वर्ड पढ़ते हो, इसका मतलब है कि ये नेक से एसोसिएटेड है, राइट? फिर उसके बाद हमारे पास जो पेयर है, इट इज लाइंग बीनीथ द क्लेविकल। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरक्लेविकुलर व्हाट? एयर सैक। और क्लेविकल कौन सी थी स्टूडेंट्स? जिसे हम ब्यूटी बोन बोलते हैं। ये आगे वाली साइड से हमारी स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन से अटैच होती है, और पीछे वाली साइड से ये हमारी ह्यूमरस और स्केपुला से अटैच होती है, राइट? तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लेविकल। इट इज यूज्ड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद मैंने बोला क्या जाती है हमारी ये वाला रीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक रीजन। ये मींस एयर चेंबर का जो जोन है, इसको आप बर्ड में देखेंगे तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एंटीरियर थोरेसिक मीन थोरेसिक कैविटी का आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर थोरेसिक थोरेसिक कैविटी का पीछे वाला हिस्सा। तो एक पेयर आपको नजर आता है एंटीरियर थोरेसिक में और एक नजर आता है कहाँ? पोस्टीरियर थोरेसिक में। तो अब तक हमारे पास हो गई 8। और अब जो हमारे पास एंड पे है एक बहुत बड़ी सी सैक है, दैट इज लाइंग इन द एब्डोमेन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल एयर सैक। तो इसी के टोटल हमारे पास 9 सैक्स हैं जो अटैच हैं किसके साथ? हमारे लंग्स के साथ। तो आप इसे कह सकते हो कि दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द लंग्स। नेचर ने इन पर्टिकुलर बर्ड्स को बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया और अडेप्ट करवाया टू रेस्पायर वेरी सक्सेसफुली इवन एट द वेरी वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। यू नो कि जो हम लोग बुलंदी के ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बर्ड्स उस एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से सांस लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरी यूनिक फीचर कि उनके लंग्स के साथ ये वाली स्पेसिफिक एयर सैक्स अटैच है। आप इसे यूं परसीव कर सकते हैं कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये जब ग्राउंड लेवल पे होंगे तो अपने इन एयर सैक्स को ऑक्सीजन रिच एयर से क्या करेंगे? फिल कर लेंगे, और फिर उसको जब बार बार यूज करेंगे जाके ऊपर वाली एयर में, तो डेफिनेटली उनको
फैसिलिटी मिलेगी, राइट। तो हम बात ये कर रहे थे हमारे स्टूडेंट्स कि इस वाले केस में ये जो 9 एयर सैक्स हैं आए, उसकी हम लिस्ट बनाते हैं। नंबर वन इज cervical air sacs, and then we have interclavicular air sacs, and then we have anterior thoracic, anterior आगे वाली, एंटीरियर क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे वाली, तो एंटीरियर thoracic air sacs, and then we have posterior thoracic air sac, posterior क्या होता है स्टूडेंट्स, पीछे वाली, and then we have abdominal air sacs। तो ये वो जगह हैं कि जहां पे हमारी एयर सैक्स प्रेजेंट होती है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर बर्ड में बेसिकली इनहेलेशन रेगुलेशन कैसे होता है। एक पॉइंट जो आपने बहुत ध्यान से माइंड में रखना है वो ये कि आमतौर पे ऐसा होता है आप लोगों के केस में कि जब आप लोगों की थोरेसिक कैविटी क्या करती है, एक्सपैंड करती है, तो एयर रश इन, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। इस वाले केस में जब इनका थोरेसिक केज एक्सपैंड करेगा तो उस वाले केस में क्या होगी स्टूडेंट्स, एक्सपायरेशन होगी। इट इज रेसिप्रोकल टू अस, हमारे उलट है ये वाला काम। हमारे वाले केस में जब हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो एयर रश इन, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है। और जब इनका थोरेसिक केज क्या करेगा स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस टाइम पे इनकी इनहेलेशन होगी, राइट। प्लस एक और बात जो आपने बहुत 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 फोकस करनी है वो ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर होता है। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर फ्रेश एयर और स्टेल एयर, राइट। मैं वर्ड लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, रेड को मैं पर्टिकुलरली रेड, फ्रेश को रेड से लिख रहा हूं कि ये वो है जो मेरे ब्लड को ब्राइट रेड कर देगी, ये वाली फ्रेश एयर है। इट इज ऑलवेज केप्ट सेपरेट रहेगी फ्रॉम द स्टेल एयर, बासी जिसे बोलते हैं आम जबान में, ये बासी हवा जो यूज हो गई है बासी, उससे इसको सेपरेट रखते हैं। फिर इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, जाहिर है आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, और आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होती है, अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेने की एबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। इन सारे के सारे फीचर्स की वजह से birds are considered as the most efficient organisms on the face of earth in terms of respiration। आइए देखते हैं कि ये वाले ऑर्गेनिज्म अपना सांस कैसे ले रहे होते हैं। तो उसके लिए हम एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। वो डायग्राम स्टूडेंट मेरे पास ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है समथिंग लाइक ये मेरे पास एक बर्ड है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बर्ड, और इस पर्टिकुलर बर्ड को देखिए, से इट इज अ बर्ड, तो इसमें यहां से एयर it will move into the air sacs directly। ये बात आपने गौर से देखनी है स्टूडेंट्स कि पहले वाले केस में जो फ्रेश एयर है, चले आप लोगों को ज्यादा बेटर परसेप्शन देने के लिए मैं इसको रेड ही ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपके माइंड में फ्रेश एयर का कॉन्सेप्ट चलता रहे। लुक एट दिस कि पहले नंबर पे जो फ्रेश एयर है वो बिल्कुल सीधी इसकी एयर सैक्स में चली जाती है और ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती। अब आपने अपने तौर पे अपने माइंड में डायग्राम बना लेनी है कि जाहिर है यहाँ पे जो एयर है वो कहाँ चली गई है, ये एब्डोमिनल सैक पे चली गई है, यहाँ पे ये कहाँ चली गई, जाहिर है उससे सर्वाइकल में चली गई, और यहाँ से ये इंटरक्लेविकुलर पेयर में चली गई, यहाँ से एयर किस पे चली गई, जाहिर है एंटीरियर थोरेसिक में, और यहाँ से चली गई किस में, पोस्टीरियर थोरेसिक में। तो यहाँ से जो एयर है ये सबसे पहले समझ लें कि इन टैंक्स में स्टोर हो जाएगी एयर। ये कौन सी एयर ड्रॉ किया माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने फ्रेश एयर।
So fresh air will join these particular air sacs directly. तो पहले वाले केस में ये एयर सिर्फ स्टोर हुई है, इस्तेमाल नहीं हुई, राइट। आइए हम इसको एक और सर्किटोरियस डायग्राम से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बर्ड बोल रहे हैं। तो पहले वाले केस में जो एयर है वो बिल्कुल सीधी सीधी इस पर्टिकुलर टैंक में चली गई, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एयर सैक। ये पर्टिकुलर टैंक उन सारे के सारे एयर सैक्स को अकेला ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो जाहिर है स्टूडेंट्स कि जब इस पर्टिकुलर एयर चैम्बर में क्या स्टोर होगी, एयर, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम इतना था तो इट विल अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के बाद इस पर्टिकुलर एयर सैक का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये है स्टेप नंबर 1। ये स्टेप नंबर 1 है कि इस वाले केस में जब ये बर्ड इनहेल करेगा तो फ्रेश एयर जाके इन पर्टिकुलर टैंक्स में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, राइट। उसके बाद नंबर 2 पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस पर्टिकुलर टैंक में से जो रेजर्वायर या स्टोर्ड एयर है इट विल मूव टू द व्हाट, पैराब्रोंकाई। ये पैराब्रोंकाई के अंदर से मूव करेगी। लुक एट दिस कि जब ये वाला एयर सैक इट विल अंडरगो कंप्रेशन, जब ये कंप्रेस होगा और ये इस वॉल्यूम पे चला जाएगा, फॉर एग्जांपल यहां से खत्म हो गया, इस टाइम इसने क्या किया, गैस पे फोर्स लगाई। अब ये वाली गैस इट विल फोर्स टू द नेक्स्ट वे, और ये वाली गैस अब इन पर्टिकुलर किन में चली जाएगी, पैराब्रोंकाई में चली जाएगी। अब जो पैराब्रोंकाई हैं, यू नो कि हम किसी भी जगह पे अगर लाइंस को बढ़ा दे तो उसका मतलब यह है कि मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। ये बात बहुत बार डिस्कस हुई आप लोगों के साथ। तो बहुत ज्यादा पैराब्रोंकाई बनाने की सिर्फ एक ही लॉजिक है कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर लिया जाए। अब ये वाली जो पैराब्रोंकाई हैं दे आर लाइंड विद ऑफ कोर्स लॉट मोर ब्लड कैपिलरीज। यू नो वेरी वेल कि एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है अगर इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज नहीं होंगी, राइट। तो दिस पर्टिकुलर पैराब्रोंकाई दे आर वेरी मच रिच इन एयर, राइट। अब एक बात आपने और देखनी है कि पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो एयर है ये पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी से मूव कर रही है टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो ब्लड का फ्लो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। लुक एट दिस, ये ब्लड की डायरेक्शन, ये ब्लड की डायरेक्शन है और ये एयर की डायरेक्शन। एयर इज मूविंग फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर साइड एंड ब्लड इज मूविंग फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड। इसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था लेक्चर में। वो फिनोमिना क्या था, काउंटर करंट फ्लो, राइट। और इस काउंटर करंट फ्लो को यूज करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही हिकमत या दानाई है कि इस पर्टिकुलर फ्लो के दौरान में कहीं भी रेस्पिरेटरी ग्रेडियंट लूज ना हो और सारी की सारी सरफेस बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल हो फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये जो मेरे पास टेल एयर है स्टूडेंट्स, इट विल देन आफ्टर एक्सचेंज डेफिनेटली हम यू लिख लेते हैं स्टूडेंट्स कि अब ये जो एयर पहले फ्रेश थी, यहां से निकलने के बाद ये कैसी हो गई है, ये कैसी हो गई है स्टूडेंट्स, स्टेल, खराब हो गई है। और अब ये वही जो स्टेल एयर है इट विल बी स्टोर्ड फॉर एग्जाम्पल इन टू अनदर चेम्बर, दैट इज डेफिनेटली द लंग्स। और फिर जब ये ओपन होगा तो दिस पर्टिकुलर एयर विल मूव आउट ऑफ द बॉडी, राइट। तो इस तरीके से ये वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रही है स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। इसको दोबारा समझते हैं कि नंबर 1 पे जब बर्ड किसी गैस को इनहेल करता है तो वो कहां कर लेता है स्टूडेंट्स, को स्टोर कर लेता है इनटू द एयर सैक्स। फिर इस पर्टिकुलर एयर सैक की जो एयर की डायरेक्शन से रोटेट किया जाता है और मूव करवा दिया जाता है टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी सरफेस, और उसका नाम कहता है मेरे पास पैराब्रोंकाई। और जो पैराब्रोंकाई हैं दे आर वेरी मच रिच इन व्हाट, ब्लड वेसल्स। और इन पर्टिकुलर पैराब्रोंकाई में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एयर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जब गैसेस हमारे पास खराब हो जाएंगे इट विल सेंड टू द इंटीरियर यू कैन से चेंबर्स, और वहां से हम इस पर्टिकुलर स्टेल एयर को एक्सपायर कर देंगे आउट ऑफ द बॉडी। तो ये है जो इंपॉर्टेंट बात है आपके साथ करने वाली कि जब तो ये वाला ऑर्गेनिज्म जमीन की सतह पे बैठा हुआ है कि व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म इज सिटिंग एट द ग्राउंड लेवल, तो उस टाइम पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो एनर्जी डिमांड है डेफिनेटली वो भी कम है, ये मूव भी नहीं कर रहा। और इस टाइम पे इसकी जो एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ थोरेसिक कैविटी ये भी बहुत आसानी से हो रही होती है। लेकिन जब यही ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो अब इसके
बॉडी के मसल्स तो बहुत है, इसे मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी थोरेसिक कैविटी ऊपर नीचे बहुत आसानी से नहीं हो रही होती, राइट। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने इस डेफिशिएंसी को भी पॉजिटिवली यूज किया और इसके अंदर रिकरेंट फ्लो ऑफ एयर को रख दिया, यानी कि वो जो एयर एक दफा यूज होगी वो दोबारा भी यूज हो सकती है जस्ट बाय चेंजिंग द एल्टीट्यूड एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। तो इन सारी वजूहात की बुनियाद पे हम कंसिडर करते हैं कि द बर्ड्स दे आर वेरी मच सुपीरियर बिकॉज नंबर 1 they have got double circuit heart, number 2 they have got parabronchi that ensures on unidirectional flow of blood, number 3 they have got RBCs that are very much rich in hemoglobin, number 4 they have got air sacs, therefore they can store a huge amount of air, right, and number 4 is they are capable of, you can say, producing what, a lot more heat, they are warm blooded. Keeping all these points in our mind, we consider the birds as a superorganism in terms of respiratory system. लेकिन डेफिनेटली इंसान को अल्लाह ने बेहतर कहा है, तो उसमें कुछ और अडेप्टेशन होगी, कुछ और बातें होंगी, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।